हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने वाला हूं, जिसमें आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके सामने। टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपके क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। परीक्षा वाले आपके लिए प्रश्न है। आपकी यह क्लास सामान्य विज्ञान की रोजाना आपको इवनिंग में आपको देखने को मिलती है इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। और सुबह मॉर्निंग में आपकी इंडिया जी के अंतर्गत भारतीय संविधान की बहुत ही बेहतरीन क्लासें आपकी रोजाना आपके इस चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। उन्हें भी देखना नहीं भूलें। वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। जो इस चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके प्रत्येक एग्जाम की इसमें तैयारी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें रोजाना आपके लिए इस चैनल पर कराई जाती है। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से प्रश्न है, पहला प्रश्न। और साथ ही साथ आप कमेंट करके करते रहें कि आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। साथ ही साथ इनका कमेंट करते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा? देखिए इसका आंसर आपको किस प्रकार क्या होगा। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब है वह आपकी काल्पनिक व सीधा बनेगा। किस प्रकार का बनेगा? काल्पनिक व सीधा आपका प्रतिबिंब बनेगा। थर्ड नंबर ऑप्शन है वह आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काल्पनिक व सीधा। सभी क्वेश्चनों को आप कमेंट करके आंसर देते रहें फटाफट से। आप इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है दूसरा, किसी रोगी को दूरदृष्टि दोष है तो चश्मा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इसे पूछा गया है, स्टार इसे लगा लें। तो दूरदृष्टि दोष यदि किसी रोगी को है तो उसे किस प्रकार का चश्मा आपको लगाना होगा? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, संयुक्त लेंस या शून्य क्षमता? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस उन्हें लगाना पड़ेगा। यदि उन्हें दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगा करके उन्हें अपनी आंखों को सही करवाना होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए उपयोग में लाएंगे। जो आपकी सूर्य की जो किरण है आपके उनको फोकस करने के लिए आप उपयोग में लाएंगे समतल दर्पण, लेंस उत्तल लेंस, अवतल लेंस या सूक्ष्मदर्शी। तो इन्हें आपके लिए फोकसित करने के लिए सूर्य की किरणों को आपको उत्तल लेंस को आपको लाना होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन आपको इसमें चुनना है, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एक्सपेक्टेड हैं, जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो दर्पण की आकृति किस प्रकार बनेगी? बताइए। आपने अपना चेहरा देखा होगा एक दर्पण में, इनके शीशे में आप चेहरा देखते हैं तो चेहरा का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं, इनके सीधा है और आवर्धित आपका एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो दर्पण की आकृति किस प्रकार की होगी? आपने रोजाना आप शीशे के सामने खड़े होते होंगे, देखते होंगे। बताइए, अवतल, समतल, उत्तल या अवतल या उत्तल? बताइए इसका आंसर सभी का फटाफट से कमेंट में आना चाहिए। देखिए अब आपको पता चल जाएगा कि आप जब शीशे में आप अपनी शक्ल को देखते हैं तो उसमें आपके दर्पण की जो आकृति है वह आपकी अवतल की बनती है, अवतल आकृति की बनती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा, अवतल आकृति की बनेगी। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है, आवनिक गति से उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है? आवनित गति से उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है? तो यह आपकी किस रूप में होगी? ऊष्मीय ऊर्जा में प्रकट होगी। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न समान ताप पर विसरण यानी कि डिफ्यूजन की क्रिया तेजी से होती है। समान ताप होता है, उस पर डिफ्यूजन की जो क्रिया है वह तेजी से होती है। ठोस से ठोस में, द्रव से द्रव में, गैस से गैस में, गैस से ठोस में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गैस से गैस में। आपका थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन है वह आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सभी का आंसर आना चाहिए। प्रश्न है, किसी पदार्थ को की कठोरता निर्भर करती है इसके अणुओं, यानी कि ऑप्शन है कि मध्य की दूरी पर, की व्यवस्था पर, के आकार पर, के भार पर। बताएं, कठोर किसी पदार्थ की कठोरता निर्भर करती है इसके अणुओं यानी कि के मध्य की दूरी पर यह निर्भर करेगी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए। आरआरबी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसे स्टार लगा लें। घनत्व की इकाई MKS पद्धति में होती है। जो घनत्व की जो इकाई है वह आपको बतानी है MKS पद्धति में। MKS पद्धति में आपको बताना है घनत्व की इकाई क्या होती है, आपको बताएं। सभी का आंसर आने लगे होंगे। आंसर है किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी कि किलोग्राम प्रति घन मीटर इसकी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। MKS पद्धति में घनत्व की इकाई होगी किलोग्राम
प्रति घन मीटर, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है अगला, इसका जवाब दें। निम्न पदार्थों में से कौन सा सबसे अधिक कठोर है? सबसे अधिक कठोर किसका कौन सा पदार्थ है? सीसा, ग्रेफाइट, हीरा, कांच। इसका आंसर सभी का आना चाहिए। देखिए, सबसे कठोर है जो आपकी इसमें से हीरा सबसे कठोर होता है। इसका काफी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में भी यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो हीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक कठोर होता है। थर्ड नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं? बताइए, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को हम क्या कहेंगे? स्टार लगा लें इस प्रश्न को भी। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को हम क्या कहेंगे? तो खगोलीय इकाई कहा जाता है। काफी बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ये खगोलीय इकाई कहा जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ये एसएससी के अंतर्गत क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है, गैलेक्सी के आकार को व्यक्त करने में सबसे अधिक प्रयुक्त मात्रक है? गैलेक्सी के आकार को व्यक्त करने में सबसे अधिक उपयुक्त मात्रक कौन सा है? बताएं। तो इसे आकार को व्यक्त करने के लिए सबसे प्रयुक्त है प्रकाश वर्ष, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न है, किसी पतले तार का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? यदि आपको किसी पतले तार का जो व्यास है जिसे नापना है, व्यास क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जिसे किसी पतले तार का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसे प्रयुक्त करते हैं? तो इसके लिए आप स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं। किसी यदि पतले तार का यदि हमें व्यास मापना है तो इसके लिए आपको स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है। स्क्रू गेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, सिक्का और पंख को वायु रहित नली में स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराने से नली की तली पर पहुंचते हैं क्योंकि? बताएं। तली पर पहुंचते हैं, सिक्का और पंख को वायु रहित नली में स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराएं तो नली की तली पर पहुंचते हैं। बताइए किस? दोनों एक साथ, पहले सिक्का बाद में पंख, पहले पंख बाद में सिक्का, उक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसमें आपके लिए दोनों एक साथ पहुंचेंगे, यानी कि दोनों एक साथ इसमें पहुंचेंगे। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, दोनों एक साथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न है, किसी गेंद को यदि फर्श पर लुढ़काया जाता है तो वह कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है, इसका कारण क्या है? जब आप किसी गेंद को अपनी जो फर्श होती है इनके उस पर यदि हम उसे लुढ़काएं, इनके उसे फेंकें, फर्श के समान अंतर लुढ़काया जाता है तो वह कुछ दूरी पर जाएगी, उसके बाद वह रुक जाती है, इसका कारण क्या है? आपने काफ़ी बार रोज आप जो खेल खेलते हैं उसमें आप देखा होगा, क्रिकेट वगैरह उसमें सभी में, जो बास्केटबॉल हुआ इनमें, तो बताइए इसका कारण क्या हो, कुछ दूर जाके रुक क्यों जाती है? सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गेंद व फर्श के बीच का घर्षण बल। क्या होगा? गेंद व फर्श के बीच का जो घर्षण बल है उस कारण से यह होता है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका वह बल जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 सेमी पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर सके कहलाता है। रेलवे के अंतर्गत यह क्वेश्चन पूछा गया था। रेलवे के अंतर्गत यह बल जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 सेमी पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर सके कहलाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? डायन कहेंगे, वन डायन है कि राइट आंसर हो जाएगा, वन डायन आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बताइए इसका आंसर सभी का आना चाहिए। ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल है। देखिए, यह क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है, एसएससी के अंतर्गत इस क्वेश्चन को पूछा गया है, रेलवे ने भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे काफी बार रिपीट हुआ है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल है, बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखिए, द्रव्यमान गुना वेग, आपका ये गलत हो जाएगा, त्वरण भागे होता ही नहीं है, ये भी गलत है। द्रव्यमान बराबर वेग, ये भी आपका गलत होगा। तो इसमें आपका बचा ऑप्शन नंबर सेकंड, आपका राइट आंसर होगा द्रव्यमान गुना त्वरण जो है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार होता है। आपका सेकंड नंबर ऑप्शन आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता हुआ रॉकेट भारीहीनता की अवस्था में होता है क्योंकि? बताएं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता हुआ रॉकेट भारीहीनता की अवस्था में होता है क्योंकि? इसका कारण क्या होता है? इसका कारण जो होता है कि वह स्वतंत्रता से गिरती हुई वस्तु के समान है, यानी कि वह स्वतंत्रता से गिरती हुई वस्तु के समान होता है। थर्ड नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है,
दो पिंडों की मध्य दूरी दोगुनी कर दें और दोनों पिंडों के द्रव्यमान भी दोगुने हम कर दिए जावें तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल पहले ही की अपेक्षा क्या रहेगा? बताइए, उन दोनों के मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल है वह पहले की अपेक्षा कितना रहेगा? बताएं बताएं सभी, इसका आंसर क्या होगा, कितना रहेगा? तो उसमें उतना ही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी को यदि हम दोगुना कर दें और दोनों पिंडों के द्रव्यमान को भी हम दोगुने कर दें, पिंडों के मध्य की दूरी और द्रव्यमान को दोनों को हम दोगुना कर दें तो उनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा वह उतना का उतना ही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु को गहरी खान के तल से ऊपर लाया जाए और फिर पहाड़ की चोटी तक ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा? बताएं। ये आपके आरआरबी के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि किसी वस्तु को गहरी खान के तल से ऊपर लाया जाए और फिर पहाड़ की चोटी तक ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा? तो उसका भार आपका पहले तो बढ़ेगा, यानी कि फर्स्ट में तो आपके बढ़ने लगेगा उसका भार, और फिर आपका धीरे धीरे उसका भार है जो घटने लगेगा। तो क्योंकि थर्ड नंबर ऑप्शन दे रखा है तो आपका तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को आना चाहिए, क्या होगा? देखिए क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारा इसलिए काम में लाया जाता है क्योंकि, बताएं। बैरोमीटर में जो पारा है किस लिए काम में लाया जाता है? देखिए बैरोमीटर में पारे को काम में लाने के लिए क्योंकि पारा का घनत्व अधिक होता है। फर्स्ट नंबर तो आपको ये ध्यान रखना है कि पारे का जो घनत्व होता है उसका अधिक होता है, इस कारण से इसमें लाया जाता है बैरोमीटर में। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। सेकंड है, पारा एक चमकदार द्रव है जो कांच की दीवारों पर चिपकता है, यह भी एक आपका बिल्कुल सही है क्योंकि आपका पारा है वो एक चमकदार द्रव होता है कि चमकीला होता है, वह कांच की दीवारों पर चिपकता नहीं है, इस कारण से इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पारे का वाष्प दाब साधारण तापमानों पर उपेक्षणीय होता है, यह भी इसका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बचा 4, उपरोक्त सभी के कारण सही है, इनके तीनों कारण आपके सही हैं, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर दें। द्रव का दाब निर्भर करता है, बताइए द्रव का जो दाब है वह निर्भर किस पर करता है? फटाफट से इस प्रश्न का आंसर दें, क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर भार जो है, भार पर यह निर्भर करता है। द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर भार निर्भर करता है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु द्रव में तब तक तैरती है जबकि, ऑप्शन है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु का भार उत्प्लावक बल के बराबर ना हो जाए। जब तक जो कोई वस्तु है द्रव में तब तक तैरती रहती है जब तक कि किसी वस्तु का जो भार है, वजन है, वह उत्प्लावक बल के बराबर ना हो जाए, तब तक वह तैरती रहती है। आपका थर्ड नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है, किसी द्रव अथवा तरल पदार्थ में गिरती हुई वस्तु का वेग क्या होगा? बताएं। किसी द्रव अथवा तरल पदार्थ में गिरती हुई वस्तु का वेग क्या होगा? फटाफट से सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जो पहली बार चैनल पर विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी मॉर्निंग में इंडिया जीके के अंतर्गत भारतीय संविधान की आपकी रोजाना क्लासेस चल रही हैं इस चैनल पर, उन्हें भी देखना न भूलें। एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट उसमें भी कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभ में बढ़ने के बाद फिर स्थिर हो जाता है, यानी कि प्रारंभ में तो बढ़ेगा उसके बाद वह स्थिर हो जाएगा। आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंतिम वेग निर्भर करता है। किसी वस्तु का जो अंतिम वेग है वह किस पर निर्भर करेगा? तो यह आपका देखिए वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है, वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल पर यह किसी वस्तु का अंतिम वेग निर्भर करेगा, यह भी सही है। उस ऊंचाई पर जिससे वह गिरना प्रारंभ करता है वह भी आपका सही हुआ। और लास्ट में आपका उपयुक्त सभी यानी कि तीन ऑप्शन सही है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थिर ताप पर यदि किसी गैस का दाब आधा कर दिया जाए उसका आयतन क्या होगा? कि स्थिर ताप पर यदि किसी गैस का जो दाब है वह यदि हम आधे कर दें यानी कि आधा कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? बताइए क्या हो जाएगा? तो उसका आयतन दोगुना हो जाएगा, यानी कि दोगुना उसका हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दोगुना उसका आयतन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह ताप जिस पर प्रत्येक गैस के अणुओं की गति शून्य हो जाती है कहलाता है। वह ताप जिस पर प्रत्येक गैस के अणुओं की गति शून्य हो जाती है वह क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाएगा परम शून्य ताप, परम शून्य ताप कहलाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का सभी का जवाब आना चाहिए। सेक करने की रबड़ की बोतलों में पानी ही प्रयुक्त करते हैं क्योंकि,
सेक करने की रबड़ की बोतलों में पानी ही प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा है वह सबसे अधिक होती है। यानी कि जो वाटर की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसकी वह सबसे अधिक अधिक होती है, इस कारण इसमें सेक करने की रबड़ की बोतलों में पानी ही प्रयुक्त करते हैं। इसका कारण होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो दोस्तों आज के ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए इस वीडियो में कंप्लीट आपके लिए करा दिए। यह आपकी साइंस की क्लास, सामान्य विज्ञान की क्लास है जो इवनिंग में रोजाना आपके लिए इस चैनल पर मिलती है। तो इस वीडियो को देखना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।